नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम कर रहे थे जो सीरीज हम चल रहा है जो हमारा, वो है आज का वीडियो में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में करेंगे जीवों में विविधता से लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, है ना। तो इससे पहले अगर आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का और हमारा जो वन शॉट वीडियो है उसको अगर आपने नहीं देखा है ना, जीव में विविधता का, तो आप जाकर के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का पूरा इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। वर्गीकी क्या होता है हम समझेंगे। तो वर्गीकी से हम कह रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित है ना। जो क्या होता है, वर्गीकरण के अध्ययन से क्या होता है, संबंधित है, जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और कर्मानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी का वर्गीकरण या वर्गीकी या वर्गीकरण हम कहते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब क्या कह रहा है कि जिसमें हम जीवों को क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित और कर्म के अनुसार, मतलब क्रम के अनुसार जो हम सजाते हैं, विभिन्न समूहों में उसको विभाजन करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम देते हैं, और उससे संबंधित जो भी अध्ययन हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वही सब क्या होता है, जीवों में वर्गीकी कहते हैं। मतलब जीवो वर्गीकी कहा जाता है, वर्गीकरण भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण की इकाइयां के नाम लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण के जगत या किंगडम इसको बोलते हैं, उपजगत या सब किंगडम बोलते हैं, फाइलम या डिवीजन बोलेंगे, वर्ग या क्लास, कण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंशज या जेनेरा, या जाति या स्पीसीज कहते हैं। तो ये क्या है, वर्गीकरण की इकाइयां हैं, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि चार जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। चार जगत जो उसका आधार क्या होता है, इसका राइट आंसर है कि जीव प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। ये हो गया बात। दूसरा होता है कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है या नहीं है। तीसरा है करे कि कोशिकाओं में कोशिका भीति है या नहीं है, और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो चार जगत वर्गीकरण का आधार यही है, इसी के आधार पे हम बताते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। बात समझ में आ गई। अब है चौथा प्रश्न, कह रहा है कि कवकों को अलग जगत फंचाई में क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जगत मुरेरा के बाद भी कुछ कठिनाइयां रह जाती है ना, रह गई। जीवाणु कवक यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। इन्हें न तो मोनेरा और न इसको प्रोटिस्टा में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत अब प्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है। इसलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया, जिससे कहा कहते हैं जगत फंचाई हम कहते हैं, है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जीवाणुओं के विभिन्न रूप के नाम लिखें। जीवाणुओं का जो विभिन्न रूप है उसका नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे जैसे कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस दंताकार तथा स्पाइरिला कामा की तरह दिखते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पादप जगत यानी प्लांट किंगडम में जीवों को उसके संरचनात्मक और प्रजनन विशेषताओं के आधार पर 5 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। और ये समूह ये आप देख सकते हैं, है ना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला है जो थैलोफाइटा है, ऐसे सरल पौधे जिसमें जड़, तना और पत्तियां होता है, स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होते हैं। इसमें ब्रायोफाइटा हो गया, जो छोटे हरित गैर गैर वाहिकाएं पौधे होते हैं, जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां आंशिक रूप से विकसित होते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पाइनोडोफाइटा और थैलोफाइटा, जिसमें जड़, तना और क्या होता है पत्तियां विकसित होते हैं, और ये क्या होता है बीज रहित वाहिकाएं पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए हैं, ये आपका क्या हो गए हैं, ये समूह हो गए किसके, पादप जगत के, है ना, जो इस वर्गीकरण के आधार पे आप समझ सकते हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म भी होता है, एंजियोस्पर्म होता है, यानी वर्गीकरण के आधार इसमें क्या है, तो पौधों में स्पष्ट अवयव होता है, जड़, तना, पत्तियां का होना या न होना ये होता है। पौधे में विविध उत्तकों का होना जो जल के और भोजन के परिवहन करते हैं, और पौधों में बीज का होना या गलत न होना ये भी बात करता है। यह बीज तो क्या यह बीज हो तो क्या हुआ, फल द्वारा ढका या नहीं, ये बात हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं पादप जगत के पौधे को उसकी संरचना, उत्तक प्रणाली और बीज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उसके अध्ययन और पहचान में सुविधा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ये थोड़ा, है ना। 7वां नंबर पर प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, बताइए।
प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय, कोशिकीय, सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न करें कि थैलोफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण को लिखें। बताइए थैलोफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण क्या होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों के विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए थैलोफाइटा कहते हैं। इसे संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें थैल ये जो नहीं पाया जाता संवहनीय तंत्र। 9वां नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण क्या है? तो ब्रायोफाइटा एवं संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में समान उत्तक मौजूद होते हैं। वहीं दूसरा ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ नहीं होता, जबकि क्या होता है टेरिडोफाइटा में क्या होता है जड़ वास्तविक पाए जाते हैं। तो ये दोनों में क्या होता है? मुख्य अंतर है दोनों में। अगला प्रश्न है 10 प्रश्न 10वां है करें कि किस आधार पर फेनरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में क्यों बांटा जाता है फेनरोगैम्स को? तो इसका सही उत्तर है कि बीज की संरचना इस प्रकार रहती है कि भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ की भी रहता है। जब भ्रूण का विकास होता है यानी भ्रूण के अंकुरण के समय संचित खाद्य पदार्थ उसकी वृद्धि में सहायता होता है ना। बीज की अवस्था के आधार पर फेनरोगैम्स को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना, ये बताया है। इसी आधार पर क्या होता है? इसी के बीज की अवस्था के आधार पर फेनोग्राम्स को 2 भागों में बांट देते हैं, बीज की अवस्था के कारण। बात समझ में आ गई ना? अब अगला प्रश्न कह रहा है इसकी इसी में है ना। हाँ, 11वां प्रश्न कह रहा है कि संघ स्केलमिंथिस या लिमेडोटा के 3 विशेषताओं को लिखें, है ना। तो इसका 3 विशेषता कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा इसका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्व सीमित होता है। ये लंबे और बेलनाकार कृमि है ना। ये गोल कृमि कहलाते भी हैं। तीसरा का शरीर में मिथ्या गुहा पाया जाता है, ये कूट सिलोम कहलाता है। बात समझ में आ गई। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जल यानी मृदुजलीय और समुद्री तथा स्थल के सभी प्रकार के वासस्थानों में पाया जाता है। कौन? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। और ये स्वतंत्र परजीवी तथा परजीवी दोनों होता है ना। इसी में है कह रहा है कि इसका शरीर द्विपाद सम्मित और त्रिब्लास्टिक तथा खंडित होता है। इसे मौजूद संगीन उपांग होते हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न करें कि मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें। मछलियों की विशेषता क्या होती है उसको उल्लेख करना, उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका शरीर धारा रेखीय होता है। शरीर के इस आकार के कारण, है ना, शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरने समय जल अवरोध कम करने लगता है। ठीक है। और इसकी त्वचा जो है, इनकी त्वचा साल्के से ढकी होती है। किससे? तो साल्के से ढकी होती है। इसी में कह रहा है कि इसमें तैरने के लिए पंख तथा मांसल पूंछ होते हैं। अंतकाल उपास्थि अस्थि के बने होते हैं। इसमें श्वसन लोम या गिल्स की सहायता से होता है ना। गिल्स की सहायता से, गिल्स की मदद से जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। और इसके हृदय में 2 बेश्म या कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें, है ना, इसमें 7 और 8 भी है। जल में अंडे देने वाले बटीबेटा है ना। 14 नंबर प्रश्न करा कि संघ कार्डिटा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। इसमें पहला हो गया ये जल और स्थल में पाए जाने वाले त्रिप्लास्टिक सेलोमेटा जंतु है ना। इसमें क्या होता है? नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित होता है। ठीक है। इसका है इसी में ग्रासनी क्लोएम या ग्रसनी गिल छिद्र उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? जीन कार्डेटा के प्रौढ़ में अवस्था में नहीं होते, है ना। उनकी भ्रूणीय अवस्था में भी अवश्य मिलते हैं। ये पृष्ठीय तनाव, है ना, नालाकार या खोखला तंत्र का रज्जु उपस्थित रहते मिलते हैं। इसमें रुधिर परिचलन तंत्र बंद हो जाता है, यानी रक्त का प्रवाह बंद कर रक्त नलिकाओं में होता है। हृदय औपचारिक सतह पर स्थित होता है ना। और ये क्या होता है? पुच्छा गुद्दा के पीछे स्थित होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्डेटा के संघ के प्रमुख लक्षणों को बारे में बताया। 3 ही बताया प्रमुख लक्षण के बारे में। हमने आपको काफी दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न करा कि वर्ग मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। बताइए। उल्लेख करना है तो ये नियत तापी होते हैं, त्वचा या बाल रोम से ढका रहता है, ब्राहक कण उपस्थित होता है। चौथा प्रकार इसमें स्तन पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, मैमेलिया में। 16 नंबर प्रश्न करा है कि द्विपाद सम्मित जंतु से क्या समझते हैं? द्विपाद सम्मित जंतु क्या है? तो द्विपाद सम्मित जंतु से हम यही समझते हैं कि शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। जैसे मेढक, मछली, ये सब के जो होता है क्या होता है? एक ही बाएं और दाएं भाग में एक ही प्रकार की क्या स्तन पाई जाती है। बात समझ में आ गई। 17 नंबर प्रश्न करा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक
नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? तो कहलाता है वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था जीवों को उत्पत्ति। ठीक है। 19वां कह क्लोरोफिल वर्गहीन पौधे को किस जगत में रखता है? तो कवक की जगत में रखा जाता है क्लोरोफिल जो वर्णविहीन पौधे होते हैं। 20वां कार्य कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर हिटेकर। ठीक है। 21वां कार्य कि वैसे सूक्ष्मजीव जिसके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्रोटिस्टा जो होता है उसके झिल्ली नहीं घिरा होता है कोशिकांग से। 22 नंबर प्रश्न है कि जीव रहित पौधे को पादप जगत के किस उपजगत में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम्स। 23 नंबर प्रश्न है कि पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीजयुक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेंड्रोगैम्स। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एवं टेरोडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित है? तो ये क्रिस्टोगैम्स उपजगत में शामिल है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि बीज युक्त पौधे का पादप जगत किस उपजगत में रखा जाता है? तो अस्मेटोफाइटा में रखा जाता है। 26 कह रहा है कि वैसे पौधे को जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए जाते हैं? तो थैलोफाइटा में किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 कह रहा है कि संघ सिलेट रेडा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा विकार को पकड़ने में सहायता करते क्या कहलाते हैं? तो दंत कोशिकाएं कहलाता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न समझिए। कह रहा है कि वैसे कोशिकाएं जो संघ सिलेट रेडा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्य नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाती है? तो दंश कोशिकाएं होती है। 37 कह रहा है कि वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो प्लेटेस्थमनिज होता है। 38 कह रहा है कि संघ प्लेटेस्थमनिज में एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। तो होता है प्लेनेरिया जो है ना, स्वतंत्र जीवी होता है। 39 कह रहा है कि कूट सीलोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं में का लक्षण है? तो ये प्लेटे हिमिथीमेज में होता है। 40 कह रहा है कि संघ एनालिडिया के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाई जाने वाली कांटे नुमा रचनाएं क्या कहलाती है? तो शुक कहलाती है। और 41 कह रहा है कि जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा यानी संघी पाद पृथ्वी का प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। 41 कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? तो आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 कह रहा है कि उत्सर्गी अंग मैला पिगली नलिकाओं की उपस्थिति संघ के जंतुओं के लक्षण है। तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 कह रहा है कि घोंघा का शरीर किस कोमल झिल्ली के द्वारा होता है क्या कहलाता है? तो कहता है प्रवार और या मेटल कहलाता है ना, मेंडल। 44 कह रहा है कि संघ इकाई नोमेटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन एवं श्वसन में सहायता होता है क्या कहलाता है? तो जल परिवहन कहलाता है। 45 उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्रेनिएटा कहलाता है। क्रेनिएटा उपसंघ का वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्रेनिएटा कहलाता है। और 46 कह रहा है कि मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? तो क्लोम या गिल्स कहलाता है। 47 कह रहा है कि वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं अन्य स्थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो जल स्थलचर या उभयचर कहलाता है। 48 कह रहा है कि वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार द्वारा होता है? तो होता है अंतः निषेचन प्रक्रिया के द्वारा, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 49 कह रहा है कि किस वर्ग के जंतुओं का अंत कंकाल हल्की स्पंजी हड्डियों का बना होता है? तो इसका होता है एबीज, है ना, एबीज जो होता है उसको जो हल्का एवं स्पंजी हड्डियों का बना होता है इसका शरीर। ठीक है, कंकाल। 50 और सबसे लास्ट हो जाएगा रेप्टिलिया, एबीज तथा मैमेलिया में कौन सा निरतापी जंतु होता है? तो एबीज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमने 50 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। अभी के लिए बस इतना ही, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।